नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा त्यागी ही एंड ग्रो विद ऋचा त्यागी के इस पटल पर लेकर फिर से हाजिर हूँ अपना एक नया वीडियो। और आज हम जिस मेहमान को, जिस शख्सियत को, जिस व्यक्तित्व को आपके सामने लेकर के आए हैं उसके बारे में मैं जितना बोलूँ शायद शब्दों की मेरे पास कमी पड़ जाएगी और ये वीडियो भी लंबा 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 होता जाएगा। पता नहीं कितने एपिसोड्स में वो वीडियो बनेगा। तो आज हम जिस मेहमान को लेकर के आए हैं वो है डॉक्टर ऋचा सूद। जाना माना नाम है। इनकी एजुकेशन जो है वो साइंस बैकग्राउंड से है, साहित्य से ये जुड़ी हुई हैं, एजुकेशन फील्ड में, स्पोर्ट्स में। और ये कविता जो कहती है ना, जैसे गागर में सागर, ये कम शब्दों में इतना कुछ बयां कर देती हैं कि हम सोचते रह जाते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम से भी जुड़ी हुई हैं ये। अध्यक्षा हैं जिला स्तर पर स्पोर्ट्स से। और अमिताभ बच्चन ने इनकी जो कुछ पंक्तियां हैं अपने शब्दों में कही हैं। तो ये मैंने एक बहुत छोटा सा एक सूक्ष्म आपको परिचय कराया है। और मैं चाहूंगी डॉक्टर ऋचा सूद, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर आपका। और मेरे दर्शकों को कुछ आप अपना परिचय अपने शब्दों में भी दें और फिर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मेरा बस बहुत छोटा सा परिचय है कि मैं गाज़ियाबाद की बेटी हूँ। यहाँ की सेवा करने का मेरा बहुत मन करता है और करती रहती हूँ। जैसे भी बन पड़ता है वैसे करती हूँ, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या सामाजिक कार्य का या महिलाओं की स्थिति को सुधारने का या छोटे बच्चों को पढ़ाने का या फिर स्ट्रे एनिमल्स जो सड़कों पर घायल जानवर मिलते हैं उनकी सेवा करने का या फिर प्रकृति की सेवा करने का, पेड़ लगाने का। जो भी मुद्दा मुझे मिलता है मैं अपनी गाज़ियाबाद की सेवा करने में लगी रहती हूँ। बस यही छोटा सा परिचय है। गाज़ियाबाद की बेटी हूँ और कोशिश करती हूँ कि इस धर्म को और इस डेजिग्नेशन जो मैं खुद को देती हूँ उसे निभा पाऊँ। जी, तो ऋचा जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस तरह से इस पटल पर आपके समक्ष आई हूँ और आपने इतना कीमती वक्त मुझे और मेरे दर्शकों को दिया है। मैं बहुत आभारी हूँ इस चीज़ की आपके लिए। ये मेरा भी सौभाग्य है। ये आपका बड़प्पन है डॉक्टर ऋचा। जैसे डॉक्टर ऋचा बहुत एक एक्टिविस्ट हैं, विचारवादी व्यक्तित्व हैं। तो मैं आज के समय की अगर हम समस्या के बारे में जानना चाहें आपसे, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आज की क्या सबसे बड़ी समस्या आप मानती हैं? आप शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, बच्चों के क्षेत्र में बात जी कर रहे हाँ, हैं? बिल्कुल। तो शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो मैं मानती हूँ वो पेरेंट्स और बच्चों के बीच के संबंध को मानती हूँ। जी, क्योंकि बच्चों और पेरेंट्स के बीच में आज बहुत दूरी बढ़ती चली जा रही है। एकांकी होना और एकाकी होना, ये इस तरह से न्यूक्लियर फैमिलीज़ का होना, तो ये सब चीज़ें जो बढ़ती चली जा रही हैं वहाँ पर हम बहुत पिछड़ गए हैं। जी, और इसके कारण बहुत सारी समस्याएं हैं, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली। तो बहुत सारी बातें ऐसी सामने आती हैं जो नहीं होनी चाहिए लेकिन है। तो डॉक्टर ऋचा, आप कैसे देखते हैं, इनसे हम कैसे निपट सकते हैं? आप एक स्कूल चला रहे हैं, डायरेक्टर हैं, और पेरेंट्स भी, हर तरह के पेरेंट्स, हर तरह की फैमिली आप देखते हैं। तो किस तरह से इस समस्या से हम बाहर आ सकते हैं? क्योंकि ये समस्या बच्चों की तो है ही, पेरेंट्स की भी है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही आगे आना होगा, क्योंकि जब तक पेरेंट्स हाथ नहीं बढ़ाएंगे बच्चों की तरफ, तो बच्चे तो बहुत छोटे हैं या मिडिल एज के हैं, तो उनको वो समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें किस तरफ हाथ बढ़ाना है या हमारे लिए क्या सही दिशा है। कहना बहुत आसान है कि बच्चों के दोस्त बनो और बच्चों के साथ रहो और बच्चों के लिए ये करो वो करो, लेकिन उस जब धरातल पर हम खुद उतरेंगे तभी समझ पाएंगे कि वहाँ पर हमें किस किस चीज़ की और किस समय कैसी ज़रूरत है। तो उसको मैं बहुत सूक्ष्म तरीके से तो नहीं कह सकती, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है, मनोविज्ञान का विषय है। तो इतना ज़रूर कहूँगी कि पेरेंट्स हाथ बढ़ाएं और बच्चों को अकेला ना रहने दें, बच्चों के साथ रहे। बच्चों की हर, देखिए, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 1-2 साल का होता है, हम उसका हाथ पकड़ के चलते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम सोचते हैं ये संभल गया, उससे थोड़ा और बड़ा होता है तो अच्छा अब तो ठीक है ये खुद कर लेगा। नहीं, मेरा मानना है कि जैसा हम उसे बिल्कुल हाथ पकड़ के 0 से लेके 19 साल तक एटलीस्ट हम बच्चों का हाथ पकड़ के चलें, उन्हें इंडिपेंडेंट होना सिखाएं, लेकिन उन्हें अकेला ना छोड़ें। उनके
हर काम में, पढ़ाई में, उनके दोस्तों में, उनके परवरिश में, उनके जानने वाले लोगों में हमारा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मुझे लगता है वो इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं अगर हम बिल्कुल। उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी रखेंगे तो। जी, बिल्कुल। तो कई बार ऐसा भी होता है कि फैमिली इश्यूज़ भी होते हैं, मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि हम उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छा माहौल दें, लेकिन कई बार फैमिली इश्यूज़ जैसे पेरेंट्स की नहीं बनती हैं, तो इससे भी बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, आजकल क्या है कि मदर्स भी वर्किंग हैं, फादर भी वर्किंग हैं, तो वर्किंग में जब तक आपस में आपसी तालमेल ना हो, तो मैं तो ये कहूँगी कि एक जना वर्किंग ना हो, ताकि बच्चों को अच्छे से पाल-पोस सकें। जी। हम सोचते हैं कि हम बहुत सारा पैसा ले आएँगे और हम बच्चों को बहुत अच्छी जो है उनका सहूलियतें। बचपन दे देंगे, बहुत अच्छी शिक्षा दे देंगे। मुझे लगता है कि बहुत सारे पैसे की जगह पे अगर हम सही समय और सही समय पर जितना समय की ज़रूरत है वो दे दें, तो जी। वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी। बहुत सारा पैसा नहीं, बच्चे को कभी-कभी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है और हम क्या करते हैं कि अच्छा बेटा ये खिलौना ले आएँगे, हम तुम्हारे लिए ये ले आएँगे, ये तुम्हारे लिए कपड़े ले आए, ये हम तुम्हारे लिए ड्रेस ले आए। मुझे नहीं लगता कि वो पैसा उस समय जो बच्चे को दिल से साथ होने की ज़रूरत है, वो पूरा कर सकता है। बिल्कुल, कोई चीज़ उस समय को या इमोशन को नहीं जीत सकती। एक माँ-बाप की जो एक झप्पी होती है, जिसे जादू की झप्पी का भी नाम दिया जा सकता है और माँ-बाप की एक सपोर्ट होती है, माँ-बाप का सर पे हाथ रखना होता है, पुचकारना होता है, माँ की गोदी में सर रख के लेटना होता है, ये सब चीज़ें आज के समय में मिसिंग हैं। ये सब मोबाइल या टीवी में घुस चुकी हैं। जी, तो कहीं आपको लगता है कि आजकल जो बच्चे इतने इगोइस्टिक या अग्रेसिव हो गए हैं, उसका भी एक कारण है? अच्छा, जी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी आपसे कि आज के समय में टीचर्स बच्चों को डाँटते नहीं हैं। पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि हमारे हमारे बच्चे की गलती नहीं है, टीचर्स ने ऐसा कर दिया। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, टीचर्स डाँटते नहीं हैं, पेरेंट्स भी डाँटते नहीं हैं, उसका मुद्दा ये है कि आजकल बच्चे 1 या 2 ही हैं, हर जी। किसी के पास, जी। तो वो बहुत प्रिय है। जी। पहले होता था कि 3-4 बच्चे होते थे, तो हर बच्चे को अपनी जगह बनानी होती थी सबसे पहले घर में कि मैं माँ-बाप का प्रिय बनूँ। जी। तो वो उसके लिए कोशिश करते थे। लेकिन आज 1 या 2 ही हैं, तो वो वैसे ही प्रिय हैं, तो प्रिय बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। जी, तो बिल्कुल। उनका जो घर से एक सीढ़ी चढ़ना शुरू होता था, वो खत्म हो चुका है। जी। तो उनको वो जो सीढ़ी चढ़ना आया ही नहीं, तो वो हर छोटी बात को दिल पे लेने लगे। तो स्कूल में आप डाँट ही नहीं सकते। बिल्कुल। और मेरा मानना ये है कि जैसे कुम्हार घड़े को शेप करता है, ठोक-ठोक कर, बजा-बजा कर, बिल्कुल। थपथपा कर, पीट कर, वो हर बच्चे की नींव में होना ज़रूरी है। संघर्ष भी ज़रूरी है, डाँट भी ज़रूरी है, गुस्सा भी ज़रूरी है, नाराज़गी भी ज़रूरी है और बहुत-बहुत सारा प्यार भी ज़रूरी है। तभी जाकर के एक बच्चा संपूर्ण परिपक्व रूप में सामने आ सकता है। बिल्कुल। तो इस चर्चा को जारी रखते हुए इसी प्रश्न का एक और मैं इसी प्रश्न में से एक और प्रश्न निकालना चाहूँगी। जैसे हमने बच्चों को डाँटना कम कर दिया, टीचर्स ने डाँटना कम कर दिया। चलिए ये तो एक नर्सरी से 12वीं तक की बात हो गई। लेकिन इसके बाद जब वो जीवन का संघर्ष शुरू होता है, फिर वो, क्योंकि पहले से ही वो तैयार नहीं है, जब संघर्ष शुरू होता है तो उसे समझ नहीं आता, फिर वो एडिक्शन में जाता है। क्या ये भी बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, अनुशासन या कोई भी चीज़ आती है या तो ज़िम्मेदारी से या डर से। आप सड़क पे आज मास्क नहीं लगाएँगे तो चालान हो जाएगा, बिल्कुल। आपको पैसा भरना, फाइन भरना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये क्या है? ये पनिशमेंट ही तो है। बिल्कुल। हम बड़ों को कोई थप्पड़ नहीं मार सकता, हालाँकि आजकल चल डंडे रहा है। पुलिस बिल्कुल। मारती है। तो मेरा मानना ये है कि वो अनुशासन अगर हमारी जड़ों से हो, मेरा ये नहीं कहना कि बच्चे को मारना है या फाइन करना है। समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हाँ, एक हद तक माँ-बाप की नाराज़गी, एक हद तक टीचर की नाराज़गी भी बच्चों को झेलनी आनी चाहिए। हम उसे हमेशा ही हथेली के छाले की तरह से बिठा के रखेंगे, तो वो जिस दिन फूटेगा, फिर वो फूटेगा ही। उसका जो आक्रोश है, वो निकलेगा ही। और वो चूँकि उतना ही नाज़ुक छाले के समान एक बच्चा होता है, जिसे हम हथेली पे बिठाए रखते हैं, तो उसको जब भी हम कभी छुएँगे, तो वो उसकी इमोशनली हर्ट होगा या वो जैसे भी अपने आप को, तो वो अपने आप को हार्म पहुँचाने लगते हैं। और जैसा आपने पूछा कि एडिक्शन, हाँ, डेफ़िनेटली अकेलापन एडिक्शन का बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा, इसके साथ जब हमें असफल होने की अभ्यास नहीं है, हम असफल कभी हुए ही नहीं, हमने कभी कोई संघर्ष ही नहीं किया। जैसे मान लीजिए हम 5 भाई-बहन हैं या 6 भाई-बहन हैं, तो हमें माँ-बाप का प्रिय बनने के लिए थोड़ी-सी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा संघर्ष करना पड़ेगा, वो हमने किया ही नहीं।
तो अब जब हमें किसी चीज को पाने के लिए इतना सा भी संघर्ष करना पड़ता है बड़े होकर के, बिल्कुल बिल्कुल तो हमें वो हिम्मत ही नहीं होती। जी तो हम उस समय अपने आप को सोचते हैं मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरा तो कोई साथ ही नहीं दे रहा, मुझे कोई समझता नहीं है। जी तो वो चीजें जो है वो नेगेटिविटी की तरफ बच्चों को धीरे ले धीरे जाती डिप्रेशन और है। बिल्कुल अल्कोहल और आगे बिल्कुल। लेके जाते हैं। बिल्कुल तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि बच्चों का हाथ 19 साल तक तो जरूर पकड़ के रखें, उसके बाद भले ही वो समझदार हो जाते हैं, बिल्कुल फिर उनको आप उनकी इंडिपेंडेंस के साथ जिंदगी के मैदान में खेलने के लिए छोड़ सकते हैं। जी। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को बहुत सारे प्रश्न, ये वही प्रश्न हैं जो आप ही व्यूअर्स ने मुझे भेजे हैं कि मैं डॉक्टर ऋचा सूद जैसे एजुकेशनिस्ट से पूछूं। तो मुझे लगता है आज आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल रहे होंगे। तो डॉक्टर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज की का जो यूथ है, आपको लगता है कि कहीं वो शो ऑफ या प्लेजर में खुशियाँ ढूंढने में लगा हुआ है? मतलब सही अर्थों में उसे खुशी का नहीं पता कि असली खुशी है क्या, वो प्लेजर ढूंढता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, माँ वर्किंग है, फादर वर्किंग है। जी हम अपने बच्चे को अपनी गोदी में कितनी देर बिठा के उसका सिर सहलाया होगा। जी मैं तो ये भी कहूंगी कि क्या किसी पति पत्नी ने भी एक दूसरे के साथ ऐसा वक्त आज बिताने का समय है उनके बिल्कुल पास? टाइम है नहीं। बिल्कुल टाइम टेबल फिक्स है, आज ये करना है, आज ये करना है, आज वो करना है, आज वो करना है। तो मैं आज भी इस हक में हूँ कि मोबाइल को कुछ घंटों के लिए दिन में रोज तिलांजलि दें। जी अपने स्पर्श, प्यार भरे स्पर्श अपने पति पत्नी के बीच में भी होने चाहिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करने के लिए भी होने चाहिए, और सेम ही बच्चों के साथ भी होना चाहिए। माँ के प्रेम भरे स्पर्श, माँ का प्रेम भरा अप्रिसिएशन बच्चों के लिए, बाप का स्पर्श जी और बाप का अप्रिसिएशन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम मोबाइल में प्लेजर ढूंढेंगे या फिर हम दोस्तों में प्लेजर ढूंढेंगे। जब हमें वो सुख और सुकून और वो शांति अपने घर में, अपने माँ बाप की गोद में, अपने माँ बाप के आंचल में मिल जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि हमें बाहर कहीं बहुत कुछ ढूंढने की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। वो सपोर्ट घर में बहुत कुछ है, बिल्कुल लेकिन हम लोग उसे खो खा रहे हैं। मेरे कमरे का टीवी अलग होना चाहिए, मेरा कमरा, मेरा पलंग, मेरा घर, मेरा सब कुछ मोबाइल, मेरा, सब कुछ मेरा। बिल्कुल। हमारा जब होने लगेगा तो मुझे लगता है बहुत चीजें बिल्कुल मिट जाएंगी, बिल्कुल ईगो भी कम हो जाएगी, ईगो भी हमारा जब होगा। जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर रिचा ने। डॉक्टर, मैं जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज रहने लग गया है, और इससे कैसे उबरा जाता है? कुछ ऐसा है कि एजुकेशन सिस्टम में हमारा कुछ चेंज आएगा, ऐसी कुछ उम्मीद है कि बच्चों का प्रेशर जो वो 98 99 उसमें जो घूमता रहता है उससे बाहर आ पाएंगे? क्योंकि ये रट्टाफिकेशन है, वो अंदर नहीं उनके चीज़ जा रही है। देखिए, इससे बाहर आना मुझे तो नहीं लगता संभव है। ये चीज़ें जैसा अब समय चल रहा है, ये चुनौतियां, ये चैलेंजेस और बढ़ेंगे ही आगे आगे, कम नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इन चीज़ों को हम पेरेंट्स कंपैरिजन करना छोड़ दें कि उसका बेटा इंजीनियर बन रहा है, उसका बेटा डॉक्टर बन रहा है, उसका बेटा सीए बन रहा है। हम अगर अपने बच्चे के खुद के टैलेंट को फोकस कर दें, मैं हर पेरेंट्स से कहूँगी, जो भावी पेरेंट्स हैं उनसे कहूँगी कि वो अपने बच्चों के 10 माइलस्टोन्स को ज़रूर नोट करें, और उसके बाद जो पेरेंट्स बन चुके हैं, बच्चा चाहे 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल का है, उसकी मल्टीपल इंटेलिजेंस पे ज़रूर फोकस करें, और उसके साथ साथ उसकी क्वेश्चंस पे ज़रूर फोकस करें। जब आप उसके 10 माइलस्टोन्स को जानते होंगे तो आप उसकी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस को बहुत जल्दी पहचानेंगे, और मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के बाद जब आप उसकी क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि बच्चों में इमोशनल बॉन्डिंग भी बढ़ेगी पेरेंट्स के लिए भी, और फिजिकली भी वो स्ट्रांग बनेंगे। और सबसे बड़ी बात जो होगी, जो बच्चे का टैलेंट है, चाहे वो क्वोशंट के रूप में बच्चों का सामने आ रहा है या वो मल्टीपल इंटेलिजेंस के रूप में आपके सामने आ रहा है, जब वो आपके सामने आएगा तो आप उसे अच्छे से नर्चर कर पाएंगे। तो मिसमैच ऑफ द करियर्स नहीं होंगे जब बच्चा बड़ा होगा। क्योंकि आप मान लीजिए कि आपका बच्चा लिखने में अच्छा है, तो आपको पता है कि मुझे उसे लिखने के क्षेत्र में आगे भेजना है। मान लीजिए मेरा बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है, तो मुझे खेलने के लिए उसे प्रोत्साहित करना है। और मान लीजिए मेरा बच्चा बोलने में बहुत अच्छा है, तो मुझे उसे बोलने वाले क्षेत्र के लिए, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस का मतलब ये है कि उसकी उस इंटेलिजेंस को पहचानिए जिसमें वो बच्चा है, बच्चा अच्छा है, चाहे वो फिजिकल अच्छा है, वो लिखने में अच्छा है, वो लिंग्विस्टिकली अच्छा है, वो डांस में अच्छा है, वो म्यूजिक में अच्छा है, वो पेंटिंग में अच्छा है,
ये पहचानिए और उसके बाद उसके जीवन का निर्णय लीजिए। खुद ब खुद उसके निर्णायक मत बनिए। बच्चे की सहायता से, बच्चे की सोच से, बच्चे की समझ से, बच्चे की इच्छा से उसके लिए निर्णय लीजिए। तो मुझे लगता है जब मिसमैच ऑफ द करियर्स नहीं होंगे बड़े होकर के, तो एक जीवन में संतुष्टि होगी। नहीं तो अक्सर देखा जाता है कि मैं तो पेंटर बनना चाहता था लेकिन पेरेंट्स के प्रेशर में मैं इंजीनियर बन गया, और पूरी लाइफ एक मलाल रहता है, रिग्रेट रहता है कि नहीं, काश मैं उस समय समय मुझे वो मौका मिला होता, हो सकता है कि मैं नेक्स्ट एमएफ हुसैन होता। बिल्कुल बिल्कुल exactly. तो मुद्दा ये है कि पहले हमें पहचानना होगा और फिर उस दिशा में बच्चे को नर्चर करना होगा। तब काफी हद तक ये असंतुष्टि और बाहर लोगों को, दोस्तों को ढूंढने की जरूरत कहीं हद तक कम हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तभी एक जो बच्चा है, आने वाला जो समय है उसमें आज से ही अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेगा तभी वो आगे जाके रिस्पॉन्सिबल बनेगा। यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि दोस्त क्या करते हैं। दोस्त, जी बिल्कुल। बच्चा दोस्त के पास क्यों जाता है? अपने शेयर करने के लिए। बिल्कुल। दोस्त उसकी सुन लेता है बिल्कुल। और दोस्त यही कहता है, अच्छा चल तेरे को ये पसंद है ना, चल तू यही कर ले। अगर यही भूमिका माँ बाप निभाने, कितनी सिंपल सी बात है। बिल्कुल, माँ बाप भी दोस्त बन सकते हैं। हाँ, ये बहुत छोटी सी, बहुत सादी सी बात है कि दोस्त के पास बच्चा इसलिए जाता है कि वो अपने मन की सारी बात कह सकता है बिना हेजिटेशन। अगर यही भूमिका माँ बाप निभा लें और यही भूमिका में अगर माँ बाप जो है उसको सपोर्ट करें, अच्छा बेटा ठीक है चल तू ये कर। देखिए, हमारा नजरिया अलग हो सकता है, हमारा अनुभव ज्यादा है, हम गलत और सही को पहचानते हैं, लेकिन एक बार अगर बच्चा गलत करके भी सही रास्ते आ जाता है आपकी निगरानी में, तो मैं मानती हूँ कि वो रास्ता गलत नहीं है। कोई बात नहीं। अब आप देखिए कि दीवार में प्लग लगा है, हम अक्सर बच्चे को मना करेंगे, नहीं तूने छूना ही नहीं है, नहीं तूने छूना ही नहीं है, नहीं तूने छूना ही नहीं है। तो बच्चा क्यूरियस रहेगा कि क्या हुआ, क्यों नहीं छूना है। कोई बात नहीं, जरा सा इतना सा करंट ही तो लगेगा, मतलब ये मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, लेकिन अनुभव जो होगा तो उसके बाद जो बच्चा गलती करके गलत उस दिशा में जाके उस जरा सा जो करंट है उसे जिंदगी भर का एक अनुभव देगा कि मैंने गलत किया था, मैंने माँ बाप की बात नहीं मानी थी। तो ये एक छोटा अनुभव बहुत बड़ी दिशा ले सकता है और बहुत बड़ी दशा की तरफ बच्चे को बढ़ा सकता है। तो यहाँ मैं यही आपसे चर्चा करके यही मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चों की गलती नहीं है, यहाँ गलत पेरेंट्स हैं। अगर वो गलत तो कोई भी नहीं है, हालात एक्चुअली गलत है, समय थोड़ा सा ऐसा है कि सबको स्ट्रगल करना ही है, लेकिन अगर हम चाहें तो समय निकाला जा सकता है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। बहुत देर नहीं हुई। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर आपसे इस तरह की चर्चा करके, और मेरे व्यूअर्स को बहुत समझ आ रहा होगा कि कहाँ वो गलती कर रहे हैं और कहाँ अपने बच्चों को हम उन्हें दोस्त की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे यही कहना है कि मैंने जो भी बात कही है बहुत दिल से कही है, बिल्कुल, और बहुत भावनाओं से संवेदनशील होकर के कही है और अपने अनुभव को भी उसमें डालने की कोशिश की है। तो आशा है मेरी बात निकली है मेरे से तो आप तक जरूर पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार डॉक्टर ऋचा, आपने मुझे आज इतना अपना समय, कीमती समय मुझे दिया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं सामाजिक कार्यों में भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी मेरे लिए एक प्रिविलेज है, एक अच्छी बात है कि अगर मेरी बात से 2 जीवन भी सुधर जाए तो मैं अपने जीवन को सफल समझूंगी। ये आपका बहुत बड़प्पन है। बहुत धन्यवाद।